नायाब टेक्नोलॉजी कॉपी करने के हम बचपन से माहिर खिलाड़ी। इतने माहिर खिलाड़ी थे, हमारा शुरू से मानना था कि क्लास के सारे बच्चे पढ़ते तो हमें पढ़ने की क्या जरूरत है। जब वो कर रहे तो हमें कर, एक बार पहिए का आविष्कार हो गया तो बार बार करके करोगे क्या। जब वो बच्चा पढ़ रहा है तो हम उसी से पूछ लेंगे क्या पढ़ा है तूने। लेकिन बच्चे हमें बताएंगे क्यों, बच्चे हमें बताएंगे क्या। तो हम क्या करते थे, पहले ही तैयारी करते थे, पहले ही क्लास के होशियार बच्चों की लिस्ट बनाते थे। जीवन में टारगेट कभी भी हमने बनाए और पूरे हमेशा इसलिए हुए क्योंकि हम टारगेट को पूरा करना जानते थे। बिना टारगेट को बिना प्लानिंग के कभी टारगेट लेते ही नहीं थे। सारे बच्चे जब पढ़ते थे तो हम लिस्ट बनाते थे कि कौन कौन पढ़ते हैं और होशियार बच्चों की लिस्ट बनाते थे। अब होशियार बच्चे हमें तो बताएंगे नहीं, तो हम सारे पहलवानों से दोस्ती क्यों किए थे। सारे पहलवानों को हम उनके घर पर ले जाते और उनको परिचय देते। ये है मोहन, इसने पिछले साल किसी का जबड़ा तोड़ा था। ये है सोहन, इसने टांगे तोड़ी हुई थी। और फिर उसको कहते थे भैया डरो मत, आपको मारने थोड़ी आए हैं, हमें पता है आप तो हमारी एग्जाम में मदद करोगे। वो कहा मदद करेंगे, साला एग्जाम ही नहीं देंगे, पहले तेरे को दिलाएंगे। तो मदद की बात कर रहा, टांग कौन तोड़ाएगा। और मजे की बात है, एग्जाम होता था ना, एग्जाम होता था तो जिससे हम कॉपी करते थे उससे भी ज्यादा नंबर हमारे आते। अब कुछ लोग कह रहे हैं भाई साहब पढ़े लिखे लोगों को मिर्ची लग गई। वो कहते हैं यार भाई साहब इतना तो मत फेंको। ये ठीक है, मान लिया मुकेश कोठारी होगा, कमाया होगा, तेरे को सब सम्मान कर रहा होगा, लेकिन फेंकने की तो हद कर यार भाई। ऐसा कैसे संभव है कि जिससे कॉपी करेगा उससे तेरे नंबर ज्यादा आएंगे। अरे भाई यही गलती तुम बार बार कर रहे हो, यही गलती तुम्हारे दादाजी ने की थी। तुम्हारे दादाजी के पास एक आदमी आया था, उसने कहा लंदन में मैच होगा, फरीदाबाद में दिखाऊंगा। तो तुम्हारे दादाजी भी हंस पड़े। पागल हो गया क्या, इतनी बड़ी क्या दूरबीन बनाएगा। काश तुम्हारे दादाजी ने पूछा होता किस टेक्नोलॉजी से बताएगा, और वो टेक्नोलॉजी उस समय उनके हाथ लगी होती तो भीलवाड़ा के सबसे टॉपेस्ट व्यक्तियों में से एक होते मैकेनिकल। लेकिन उन्होंने हंस लिया और तुम भी मेरे पर हंस रहे हो। अरे तुम पूछते तो बताता ना कैसे आते। ऐसे थोड़ी आता। वह ठीक है, नहीं पहुंचाता तो दूसरी बात करते, अपने कोई फर्क नहीं पड़ता। बताऊं तो टोटल आगे के जो 15-20 आदमी मेरे से पूछना चाहते हैं, मैं 100% मीटिंग के बाद बताऊंगा, क्योंकि सबका टाइम नहीं खराब करते हैं। वो नहीं पूछना चाहते तो क्यों बताएं। पूछना चाहते जो पूछना चाहते हैं हाथ खड़ा करो एक बार। अगर हम मेरे को, मैं ऐसी बहुत सारी बातें करूंगा जो जीवन में आपने कभी सुनी नहीं, लेकिन मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। मैं रिक्वेस्ट का भूखा हूं। अगर मुझे डराओगे ए बता, तो किसी के पिताजी से नहीं डरता। मेरा क्या लेना देना भाई आपसे, आप नहीं सुनना चाहते तो हम चले जाएंगे। हाँ रिक्वेस्ट करोगे तो बताऊंगा। रिक्वेस्ट करने का तरीका मैं बता देता हूं। सब लोग अपने हाथ को एक बार ऐसा करो, ऐसा करना है सबको। ये सीधा नहीं रखना, सीधा रखने से भिखारी की फील आती है। थोड़ा सा यूं और थोड़ा सा मेरे साथ बोलना है, बताओ बताओ। गर्दन नहीं हिल रहा, गर्दन नहीं हिल रहा तो ऐसे बोल रहा है अल्लाह के नाम पे। गर्दन गर्दन ऐसे। अरे बताओ 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 मेरे भाई, बताओ बताओ। आपने कहा तो फिर बता दो। ज्यादा नंबर क्यों आते थे, क्योंकि हम टारगेट को डिवाइड करना जानते हैं। तुम केवल सपने देखते हो, इस महीने रोयल्टी पे जाऊंगा, सपना देख लिया, अब 30 दिन तो कुछ ही नहीं कर रहे, फिर लास्ट दिन जाग रहे मेरा टारगेट क्यों नहीं पूरा हो रहा। अरे भाई 30 दिन का टारगेट था तो 30 दिन में रोज का टारगेट बनाना चाहिए। रोज में 8 घंटे अगर वर्किंग है तो 1 घंटे का टारगेट बनाना चाहिए। 1 घंटे में रोज क्या क्या करना है ये तुम्हें पता होना चाहिए, तब टारगेट पूरे होते ना। तुम क्या करते हो, सीधा सपना देख लेते हो, फिर टारगेट होता नहीं। लास्ट दिन में आप धाधू उल्टे पुल्टे काम कर देते। हम नहीं करते थे ऐसा। हम क्या करते थे, कौन कौन होशियार बच्चे की लिस्ट बनाते थे, कौन कौन किस सब्जेक्ट में होशियार है उसकी लिस्ट भी बनाते थे, और कौन कौन किस चैप्टर में होशियार है उसकी लिस्ट भी बनाते थे। मैथमेटिक्स का एग्जाम आता था तो हम पहले क्लियर कर लेते थे। ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्न पूछेंगे तो इसी से पूछेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में ये होशियार है, परसेंटेज में ये होशियार है, प्रॉफिट एंड लॉस में ये होशियार है। और एग्जाम आता तो उनसे भी ज्यादा नंबर हमारे क्यों आते, क्योंकि ये सारे बच्चे अपने दिमाग से पास होते, हम सबके दिमाग से पास। मेरी 4 अपलाइन है। द फर्स्ट इज, पहली अपलाइन है केसी चावड़ा जी, दूसरी है बीसी चावड़ा जी, तीसरी भैरवधर करवा सर, एंड फोर्थ इज पहला राय सर। 4 अपलाइन है। केसी चावड़ा जी ने हमें सिखाया
एविडेंस के साथ बात करो। बीसी छाबड़ा जी ने हैंडल कैसे करनी है ऑडियंस को, उसके बारे में बात बताई। भेरुदान जी ने सिखाया द रिलेशनशिप इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ सेल। सेल के पीछे मत भागो, रिलेशनशिप के पीछे भागो। रिलेशनशिप अगर बन गई ना तो सेल अपने आप होगी। थोड़ा सोचो ना, जिस नाई से तुम बाल कटाते हो बीच में 100 दुकानें और खुल गई, फिर भी तुम वहीं जाते हो। जहां पर तुम पान खाते हो बीच में 10 दुकानें और खुल गई, अभी भी वही पान खाते हो। जहां पर तुम ब्यूटी पार्लर में जाते हो बीच में 10 ब्यूटी पार्लर और खुल गए, फिर भी तुम वहीं से लेते हो। किराने की दुकान से जिस समय से आप माल ले रहे हैं बीच में कई दुकानें खुल गई, लेकिन फिर भी आप वहीं से माल ले रहे हो, क्योंकि उस व्यक्ति ने रिलेशनशिप को बिल्ड कर दिया। और जब रिलेशनशिप बिल्ड हो जाती है ना तो सेल चुटकियों का खेल होता है। थोड़ा सोचो कि आप जिस किराने वाले से सामान लेते हैं वो कैसे रिलेशनशिप बनाता है आपके साथ, है ना। जिस दिन सामान नहीं लेते, आपके हाथ में दोनों हाथ में थैले होते हैं ना, तो कहते हैं भाभी जी कहां जा रहे हैं, थक जाएंगे, मैं लड़का भेज देता हूं ना, आप जाइए घर पर, आ जाएगा थैला आपके घर पर। वो इस तरह की रिलेशनशिप बिल्ड कर लेता है कि आप जीवन में दूसरी जगह जाने की सोचते नहीं। लेकिन आपका माल क्यों नहीं बिकता? क्योंकि आप सीधा मुर्गी को हलाल करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आज की आज काट ली जाए, उसकी जरूरत के बगैर सामान दे दिया जाए। अरे एक बार आप किसी टकले को कंगी बेच सकते हैं, दूसरी बात बेचने जाओगे तो तुम्हें टकला कर देगा। रिलेशनशिप इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ सेल। प्रहलाद राय सर ने हमें सिखाया कैलकुलेशन। कमीशन कैसे आता है, 3 लेगों से रॉयल्टी कैसे आती है, 4 लेगों से टेक्निकल कैसे आता, ये प्रहलाद राय सर ने सिखाया। और चारों ऑफलाइन से हम चारों बातें सीखे और चारों ऑफलाइन से कमीशन में आगे निकल कर क्योंकि सब लोग चारों बातों में होशियार थे, हम चारों बातों को सीख गए और चारों में होशियार हो गए। बस इतना सा काम आपको करना है, सबसे सीखना है। जो भी सामने आ जाए केवल आपको सीखना है कि मुझे इससे क्या लेना है, और वो चीजें आपको प्राप्त कर लेंगे। हर साल पास होते थे, फाइनल एग्जाम भी पास हो गए, जैसे तैसे बीकॉम हो गई। बीकॉम होने के बाद 10 दिन तक तो पिताजी ने कुछ नहीं बोला। पिताजी से हमें बहुत डर लगता था, बहुत ज्यादा डर लगता था, क्योंकि पिताजी ना डिफेंस वाले आदमी थे, डिसिप्लिन वाले, और ऊपर से फुटबॉल के शौकीन। इतने शौकीन थे कि चलते चलते ही लात पड़ती, डर लगता था उनके। दूर से हम 20 फीट दूर से निकलते थे बात करते करते। मतलब को जवाब देना होता तो 25 फीट की कम से कम दूरी बनाते थे, फिर जवाब देते थे, क्योंकि पास में रहेंगे तो टिक लग जाएगी, डर लगता था। पिताजी ने कमरे में बुलाया, पैर कांप रहे थे, अब क्या फरमान आएगा। तो पिताजी ने क्लियर कट बोला, बेटा अब तेरे बीकॉम का एग्जाम हो गया, अब तू नौकरी ज्वाइन कर ले। मैंने कहा पिताजी नौकरी, मैं पार्ट टाइम काम करता हूं, 2-2,500 कमाता है, मुझे पता है क्या करता है तुम। अभी तो बीकॉम हो गया है, अब लड़की वाले आएंगे, सगाई संबंध वाले आएंगे, वो पूछेंगे तुम्हारा लड़का क्या करता है, तो मैं क्या बोलूंगा, गैस का सिलेंडर ब्लैक करता है। उनकी समस्या कुछ और था। उन्होंने मुझे जबरदस्ती दोस्त के पिताजी की मदद से एक नौकरी ज्वाइन करवाई। नौकरी ज्वाइन कर ली मैंने, और लेकिन नौकरी भी अलग तरह से करता था। पूरे महीने मैंने इतना जम के काम किया कि मेरा पूरा बॉस खुश। 1 महीने बाद सैलरी की बात आई तो मुझे बुलाया गया और कहा शाबाश, वेरी गुड, बहुत आगे जाएगा, सारे नए बीकॉम को हम 700 रुपए सैलरी देते हैं, तुझे 750 देंगे। 2-2,500 रुपए पार्ट टाइम कमा लेता था उस समय। मुझे 12 घंटे के 750 रुपए दिए गए। उसी समय हमने कसम खा ली, बाहर आते ही हमने हंसकर गाना गाया, तेरी दुनिया में न रखेंगे कदम। नौकरी करेंगे ही नहीं, लेकिन किस्मत बार बार नौकरी पर ही लेके आती। नौकरी नहीं करेंगे ठान लिया, लेकिन जब घर पर आ रहे थे तो पिताजी का चेहरा सामने आया। पिताजी को क्या समझा, यहां पर साला हमारा दिमाग चलना ही बंद हो जाता था। जब हमारा दिमाग चलना बंद होता था तो हम पड़ोसी के पास नहीं जाते थे, अपने परम मित्र के पास जाते थे। परम मित्र कौन है? अपने दिमाग के पास गया, मैंने दिमाग से बोला, अरे भाई नौकरी नहीं करनी है, सोच लिया, लेकिन पिताजी को कैसे समझाएंगे? तो दिमाग ने कहा, पिताजी को दुनिया की कोई ताकत नहीं समझा सकती तेरी मां को छोड़कर। दिमाग ऐसे आइडिया देता भाई, तुम सोच नहीं सकते। भी तो समझा। अगर तेरी मां को तूने पटा लिया तो पिताजी को अपने आप उस काम में आना पड़ेगा, इसलिए तुम वहां पर संघर्ष कर बेटा, पिताजी की तरफ मत जा। मां मां मां, दुनिया में मां जैसा कोई है ही नहीं। मां कंपैरिजन लेस, पूरी पृथ्वी पर मां का कोई कंपैरिजन नहीं करता कि तेरी मां ऐसी, मेरी मां ऐसी। मां तो मां है मेरे भाई। मां का दिल और मां का दिमाग, मेरी की सोच, मां का सोचने का तरीका पूरी पृथ्वी पर बच्चे के लिए उससे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता।
बच्चे के एग्जाम में कम नंबर आते हैं तो बच्चे का दोस्त नहीं निकालती, वो कहते टीचर को ही नहीं आता। अब ऐसी माँ जो इस तरह से सोचे, संभव है भाई? माँ की तरह आप कोई सोच नहीं सकता। सोचने का तरीका ही अलग। माँ के सामने कोई आदमी आकर उसके बेटे की बुराई करे, साला गलती सही भी है तो भी सामने वाले की बैंड माँ बजा देती। माँ से कंपैरिजन मत कीजिए, माँ से पंगा मत लीजिए। माँ जैसी सोच ही कभी हो ही नहीं सकती। बच्चा जब नौटंकी करता है ना तो माँ को पता है ये नौटंकी कर रहा है, फिर भी उस नौटंकी में उसका साथ देती है। ये वो माँ है। इस माँ को सलूट करो भाई। माँ जैसा पूरी पृथ्वी पर कोई नहीं। मैं मेरे माँ के पास जाने से पहले तैयारी करता था। मैंने पहले कहा कि मैं जब टारगेट पे जाता था तो बिना तैयारी नहीं जाता। कादर खान को अगर भिखारी बनाना है तो सबसे पहले डायरेक्टर उसकी ड्रेस चेंज करता है और भिखारी जैसी शक्ल बनाता है, तभी लोग कहते हैं भिखारी। तो पहले मैं अपने मिरर के सामने गया, कांच के सामने, और पहले शक्ल बिगाड़ी मैंने, ताकि माँ को दया आनी चाहिए ना। तो बाल मैंने अपने बिखेरे, बाल बिखेर कर पानी थोड़ा आंखों पे मारा ताकि लगे कि आंसू आ रहे हैं। फिर मिरर के सामने 3-4 तरह से शक्ल बिगाड़ कर देखी कि शक्ल कैसी ठीक लगेगी, इस पर दया आएगी। तो जिस शक्ल पर मैं कॉन्फिडेंस था वो मैंने फाइनल किया। तैयारी मेरी कंप्लीट हुई। फिर मैं अपने माँ के पास गया और डायलॉग बोला। डायलॉग नंबर 1, माँ बहुत अन्याय हो रहा है माँ मेरे साथ। और माँ कोई बच्चे का प्रति अन्याय सहन कर सकती है? वो तुरंत बोली, कौन कर रहा है तेरे साथ अन्याय? मैंने कहा माँ वो मेरा बॉस है ना माँ, मुझे 750 रुपए का समझता है माँ, क्या मैं तुझे 750 का दिखता हूं? माँ ने कहा कौन कहता है तू 750 का है, तू मेरे लिए करोड़ों का है। माँ मैं करोड़ों का हूं, या तो तू जानती है या मैं जानता हूं, बापू को कौन समझे? बाप को गुस्सा आ गया, तेरा बापू किस खेत की मूली है, आने दे, अभी समझा देंगे उसे। मैं एकदम खुश, एकदम काम हो गया मेरा। अब माँ को कल टच ही करना था, माँ तो एकदम फायर हो गई थी, तैयार थी, बम फूटने की तरह। तो हम माँ के पास बैठ गए। मैंने कहा जूही बापू आएंगे, हम तुरंत माँ को छेड़ देंगे। तो बापू आ रहे कि नहीं आ रहे, हमने पीछे घूमकर देखा तो बापू तो पहले पीछे खड़े थे। पूरी की पूरी वाट लग गई। नौकरी हमें कंटिन्यू करनी पड़ी, लेकिन नौकरी भी अलग तरह से करते थे। सारे बच्चे क्या करते थे, जल्दी काम में फ्री होते, टारगेट पूरा करते और सब लोग चाय की केबिन पे इकट्ठे हो जाते और चाय की केबिन पर इकट्ठे होकर बड़ी बड़ी चर्चाएं करते थे, क्योंकि किसी भी दोस्त की घर पे तो चलती नहीं थी, घर पे तो बीवी की चलती थी। वो बड़ी बड़ी चर्चाएं करते थे, ये विश्व युद्ध होगा कि नहीं होगा, इस बात का वर्ल्ड कप कौन जीतेगा, सरकार किसकी बनेगी, सब फालतू की बातें करते थे। और मुझे भी बुलाते थे, लेकिन मैं नहीं जाता था। मैं जल्दी फ्री होता था तो बॉस की केबिन में जाता था। सब लोग कहते थे मूर्ख आदमी, बॉस की केबिन में जाएगा तो बॉस फिर काम बता देगा। मैंने कहा भाई जो सीखना है वही तो सीखेंगे, मुझे चाय बनाना नहीं सीखना तो मैं चाय की केबिन पे नहीं जाता, मुझे बॉस बनना सीखना है तो मैं बॉस की केबिन में जाता हूं, जो मैं जाऊंगा वही सीखूंगा। जिस भी बॉस के केबिन में मैं जाता था उस बॉस के काम हथिया लेता था। 6 महीने बाद बॉस को फ्री कर देता था, बॉस के सारे काम करता था। बॉस इतना खुश होता था कि इंक्रीमेंट पे इंक्रीमेंट लगते थे। पूरे कंपनी के इतिहास में ऐसे पहली बार हुआ कि 6 साल में 12 इंक्रीमेंट लगे मेरे। 6 साल में 12। 1999 में मेरी सैलरी 13,000 बेसिक थी। डीसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की बेसिक सैलरी जब 1997-98 में 9,998 थी, तब मैं 13,000 कमाता था। लेकिन 13,000 पर भी शांति नहीं थी। मेरा बॉस 17,000 सैलरी लेता था, मार्केटिंग मैनेजर, जनरल मार्केटिंग मैनेजर। लेकिन मैं क्या करता था, कंपनी मुझे मार्केटिंग टूर पर भेजती थी, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, चेन्नई। सारे बच्चे है ना घूमते थे, मार्केटिंग के बच्चे। जब एक सारी कंपनी के बच्चे एक सिटी में मिल जाते तो सब खुश होते ना, एक ही बिरादरी के आदमी मिल गए तो सारे खुश होते। सब कहते अरे तू भी यहाँ पर, मैं भी यहाँ पर। फिर आते हैं 8 बजे होटल पर, ढक्कन खोलकर पार्टी करेंगे, ढक्कन खोलकर पार्टी करेंगे। समझाऊं कि समझ गए? आई लव यू। बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, अपने आप सब समझ आता है, मुझे ज्यादा नहीं समझाना पड़ रहा। सब लोग कहते हैं ढक्कन खोलकर पार्टी करेंगे। हम ढक्कन खोल के पार्टी नहीं करते थे। उस जमाने में भी हम क्या करते थे, 50 रुपए जेब से खर्च करते थे, 25 रुपए जेब से खर्च करते थे और सिटी घूमते थे। दिल्ली में आते तो दिल्ली को घूमते, बॉम्बे में जाते तो बॉम्बे को घूमते, मतलब कलकत्ता में जाते तो कलकत्ता को घूमते। कलकत्ता को घूमते वक्त एक ही बात सोचते थे, इस कलकत्ता में ऐसा क्या मिलता है जो मेरे भीलवाड़ा में नहीं मिलता, और जो भीलवाड़ा में नहीं मिलता कलकत्ता से उठा के ले जाऊंगा और भीलवाड़ा में बेच दूंगा।
बेच दूंगा, बेच दूंगा, बेच दूंगा, इसको बेच दूंगा, उसको बेच दूंगा, सबको बेच दूंगा। मैं बेचने के अलावा कुछ सोचता ही नहीं। आम आदमी और खास आदमी में अंतर क्या है, यही समझने की कोशिश कीजिए। आम आदमी और खास आदमी में अंतर क्या है, यही मैं समझाना चाहता हूं। मुकेश अंबानी आज भी रात को सोता है तो सोचता है अब क्या बेचूं, साला धनिया बेच दिया, पालक बेच दिया, गोभी बेच दी, अब क्या बेचूं। मुकेश अंबानी आज भी सोचता है अब क्या बेचूं, और तुम कहते हो मैं क्यों बेचूं। बस यही अंतर है आप में और कामयाब लोगों में। लेकिन जो कहता ना मैं क्यों बेचूं, असल में वो बेचता ही है। क्योंकि जहां पर तुम नौकरी करते हो वो नौकरी में पैसा ही तुम्हारे बेचने की वजह से आता है। तुम रेलवे में जॉब करते हो, रेलवे तो बेचता है ना, रेलवे का बिकता है तब तुम्हें सैलरी मिलती है, रेलवे में तुम्हें बेचने के लिए ही लगाया है। तुम बैंक में जॉब करते हो, बैंक सर्विस बेचता है तब उसका प्रॉफिट आता है, तब तुम्हें सैलरी मिलती है। बैंक तो बेचता ही है और तुम बैंक का बेचते हो इसलिए तुम्हें सैलरी मिलती है। और सेल से ही तो सैलरी बनी है। सेल अगर दूसरों की करते हो तो मिलती है सैलरी, सेल से सैलरी, सेल से सैलरी। लेकिन जब खुद का सेल करते हो तो प्रॉफिट मिलता है। करना है तो खुद का करना, यह हमें उस दिन से पता। हम कभी 3000 का चाइनीज सीडी प्लेयर लाते थे, 4000 में भिलवाड़ा में बेच देते थे। 200 रुपए की हेनरी हिल की शर्ट आती थी, 100 शर्ट एक साथ लाते थे, 300 रुपए में बेच देते थे। क्योंकि भिलवाड़ा में हम एक्सक्लूसिव थे, क्योंकि इतना घूमने का मौका मिलता था। पूरे भिलवाड़ा में किसी के पास इतना घूमने का मौका नहीं मिलता था। मार्केटिंग के आदमी रोज नए स्टेट पे, और ऐसी चीजें भिलवाड़ा में नहीं आ सकती, उनको कॉस्टिंग ज्यादा आएगी, और हम रेगुलर जाते थे। अब आने जाने का खर्चा तो कंपनी करेगी, सारा बिजनेस हमारा हो रहा। हमने ऐसे कारनामे कर डाले। 13,000 एक्स्ट्रा इनकम होती थी, 13,000 सैलरी, 13,000 एक्स्ट्रा इनकम, 26,000 रुपए पर मंथ। 1999 में 26,000 का मतलब क्या है समझा देता हूं। 1999 में 26,000 का मतलब है आज के 2.25 लाख रुपए। उस समय 26,000 का मतलब था आज के 2.25 लाख रुपए पर मंथ। अब मैं आपसे कहता हूं कि 2.25 लाख रुपए पर मंथ जिसकी सैलरी है उसे आप आरसीएम समझाओ, नहीं आप खुद ही कह रहे नहीं समझेगा। क्यों नहीं समझेगा? क्योंकि हमें समझाना नहीं आता। अगर कोई नहीं समझेगा तो मुकेश कोठारी कैसे समझ गया? कोई नहीं समझेगा तो उस समय हमारा बॉस कैसे समझ गया जो उस समय 17,000 रुपये सैलरी कमाता था। जब कोई कहता है ना सर समझ में नहीं आया, टाइम नहीं है, कर तो लेंगे लेकिन अब कैसे करें, इसका मतलब आप समझा नहीं पाए। जब बात समझ में आती है ना तो लोग बात फालतू की बातें नहीं करते, उस काम पर लग जाते हैं। टाइम नहीं होता है लेकिन फिर भी एक लड़का लड़की को प्यार होता है ना तो मिलने का समय निकाल लेते हैं। एक लड़का था, एक लड़की थी, 40 साल पुरानी बात है। पहले प्यार का प्रोसीजर थोड़ा लंबा था, अभी शॉर्ट नहीं है, सीधा व्हाट्सएप करो आई लव यू, तुरंत से जवाब आया आई लव यू, काम हो गया। ऐसा नहीं होता था पहले लंबी कहानी चलती थी। थोड़े दिन तक तो ना बस चलते चलते देखना पड़ता था कि आंखें से आंखें मिल रही कि नहीं मिल रही। जब थोड़ी थोड़ी आंखें मिलने लगती थी थोड़ा सा पता चलता था कि सिम्टम्स मिल रहे हैं। तो फिर धीरे 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 चिट्ठी पत्री होती थी, छोटे छोटे चिट्ठी लिखते थे, इधर से उधर फेंकते थे। फिर चिट्ठी पत्री के बाद फिर क्या होता था, कैसेट से, मार्केट में जो टेप आती थी, कैसेट आती थी, उसमें गाने भरवा के लाते थे कि हम आपके बारे में क्या सोचते हैं, और थर्ड पार्टी अप्रोच की जाती थी। अगर आमने सामने घर है तो इधर से गाना बजाया जाता, उधर से भी गाना बजाया जाता, पता चलता था कि कितना प्यार है। और लास्ट में सबका एक ही गाना बजता था, जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात जरूरी है। जब डिसाइड होता कि मिलना है तो सबसे पहले लड़का लिखता, डार्लिंग शाम को 6 बजे बाद मिल सकते हैं इस मॉल में। तो लड़की कहती है 6 बजे ही क्यों? वो कहते 6 बजे ही छुट्टी होती है नौकरी से, उससे पहले बॉस छुट्टी नहीं देता, टाइम नहीं है। तो लड़की कहती है मैं तो 6 बजे बाद नहीं मिल सकती, मैं 6 बजे पहले मिल सकती हूं। 6 बजे बाद इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मेरा बाप भी करता है नौकरी और वो 6 बजे घर पर आ जाता है। अब दोनों की समस्या भारी है, टाइम नहीं है, तो क्या दोनों नहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे? मिलेंगे मिलेंगे। धीरे क्यों बोल रहे हो? बीवी बैठी है, तेज बोलो ना यार, मैं तुम्हारे बारे में थोड़ी बात कर रहा हूं। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। कोई रोक सकता है उनको मिलने से? कोई रोक नहीं सकता उनको मिलने से, क्योंकि सब्जेक्ट क्लियर है, मिलना क्यों है।
जिस दिन आरसीएम करना क्यों है किसी को समझा दिया ना, रात के अंधेरे में करेगा, और समझ में नहीं आया तब तक बोलेगा टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है।